शाम के 6 बज चुके थे। हवाएं बहुत धीमी धीमी चल रही थी। अंधेरा हो गया था और एक जंगल में जितेंद्र और भोला नाम के दो आदमी लकड़ियां काट रहे थे। तभी भोला ने कहा, जितेंद्र चल यार, अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, अंधेरा भी हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद जितेंद्र ने कहा, हाँ बस 2 मिनट और, मैं बस ये आखिरी का काट लूं, उसके बाद चलते हैं। भोला ने अपनी कुल्हाड़ी रखी और पास में ही मौजूद एक तालाब के पास जाकर उसने उस तालाब के पानी में देखा और उसके बाद उसने उसी तालाब में हाथ मुंह धोना शुरू कर दिया। जितेंद्र भी अपना काम खत्म करने में लगा हुआ था। आखिर में उसका काम भी खत्म हो गया। भोला और जितेंद्र ने दोनों ने अपनी अपनी लकड़ियों की गठरी बना ली और अपनी पीठ पर लाद कर वह दोनों उस जंगल से बाहर की ओर जाने लगे। जब वह बाहर की ओर जा रहे थे तब आपस में बातचीत कर रहे थे। भोला ने कहा, अरे यार जितेंद्र, आज उतनी अच्छी लकड़ियां नहीं मिली। कुछ दिनों से देख रहा हूं लकड़ियों में वो गुणवत्ता आ ही नहीं रही है। उसके बाद जितेंद्र ने कहा, हाँ भोला, बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले वाली बात नहीं रह गई है। खैर, अभी जो मिल रहा है वही बेचकर और अपने घर में इसी से काम चलाना पड़ेगा। खैर, अभी जब मौसम बदलेगा तो हो सकता है कुछ और अच्छी लकड़ियां हमें मिल जाएं। मैं क्या कहता हूं, कल और अंदर जंगल के जाकर देखेंगे, क्या पता वहां पर हमें और अच्छी लकड़ियां मिले। यहां तो हमने हर सब कुछ काट ही दिया है। भोला ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, कल और अंदर चलेंगे। आपस में यही सारी बातें करते हुए तभी अचानक से भोला को वहां पर एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज बहुत ही ज्यादा अजीब थी। भोला ने कहा, जितेंद्र, तूने कोई आवाज सुनी क्या? जितेंद्र वहीं पर रुक गया और आसपास देखने लगा। चारों तरफ निगाहें दौड़ाने के बाद जितेंद्र ने कहा, क्या, कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। भोला ने कहा, देखना, अभी आई मुझे आवाज। जितेंद्र ने कहा, अरे भाई, गलत फहमी हुई होगी, वहम हो जाता है कभी कभी, चल अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जितेंद्र और भोला वापस चलने लगे। चलते चलते काफी समय बीत गया और भोला को ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। जब वह ये बात जितेंद्र को बताता तो जितेंद्र इस बात पर यकीन नहीं करता और यही सोचता कि भोला मजाक कर रहा है। तभी अचानक से उन दोनों ने ही महसूस किया जैसे उनके पीछे से कोई बहुत तेजी से भागकर गुजरा है और जितेंद्र ने भी पीछे मुड़कर देखा और भोला ने भी। भोला ने कहा, देखा देखा, हमारे पीछे से कोई होकर गया है, बहुत तेजी से भागा है वो जो भी है। मैं तो कह रहा हूं ना, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये देख, जमीन पर देख। और उसके बाद जितेंद्र ने वहां जमीन पर देखा तो वहां बहुत ही बड़े बड़े पैरों के निशान थे। उन पैरों के निशानों को देखकर जितेंद्र ने कहा, ये कैसे पैरों के निशान हैं? ये तो किसी आम इंसान के पैरों के निशान लगते ही नहीं है, ना ही किसी जानवर के पैरों के निशान है। लगता है यहां कोई खतरा है, हमें यहां से जल्दी चलना होगा। उसके बाद जितेंद्र और भोला अपनी रफ्तार बढ़ाकर वहां से तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे। अब उनके पैरों में कपकपाहट आ गई थी और माथे पर पसीना। उन दोनों के मन में बहुत ही ज्यादा डर जो था वो भर गया था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह पैरों का निशान था किसका जो उनके पीछे से निकल कर भागा है। तभी अचानक से ही वहां जितेंद्र को कुछ नजर आया। जितेंद्र ने वहां सामने की ओर देखा तो अंधेरे के कारण कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। जितेंद्र ने कहा, भोला, उधर देख, तुझे कुछ नजर आ रहा है क्या? भोला ने भी उस तरफ निगाहें घुमाई तो उन दोनों ने देखा कि वहां एक बहुत ही पुराना और लंबा चौड़ा पेड़ था। उस पेड़ के पीछे कोई उन्हें
छुपकर देख रहा था। वो जो कोई भी था, उसकी आंखें पूरी लाल थी और वो बहुत ही अजीब तरीके से उन दोनों को देखकर गुर्रा रहा था। जब ये चीज जितेंद्र और भोला ने देखी तो उन्होंने अपनी पीठ पर बंधी हुई वो लकड़ियां की गठरियां फेंकी और तुरंत वहां से भाग निकले। वो जब उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने पीछे किसी को आते हुए महसूस किया और जब उन्होंने अपने पीछे देखा तो बस द फॉरेस्ट ऑफ वुल्फ मैन। जिंदा कोई नहीं बचेगा। सुबह सुबह का समय था। अरविंद अपने दफ्तर में कुछ फाइल्स को देख रहा था। फाइल्स के पन्ने पलटते पलटते तभी उसके टेबल पर रखा हुआ फोन बजा और अरविंद ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो, मैं बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर। कैसे हैं अरविंद सर आप? तभी अरविंद ने कहा, जी मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप कैसे हैं? कैसे याद किया? उस इंस्पेक्टर ने कहा, अरे अरविंद सर, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अभी हमारा जो गांव है खुशीपुर, वहाँ कुछ लोग जो है पास वाले जंगल में गए थे और वो वापस नहीं आए। उनके घर वाले और गांव वाले यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हैं और बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब ये जो काम है ये आप ही कर सकते हैं, जंगल के बारे में आप ही इतना जानते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा देख आइए। यहाँ गांव वाले और उनके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद अरविंद ने कहा, क्या सच में? कौन से इलाके में? अच्छा, चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है मैं देखता हूँ, आप उनकी फैमिली को संभालिए, मैं देखता हूँ और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है, ओके ओके। अरविंद ने अपना फोन रख दिया और उसके बाद अरविंद ने कहा, अरे साहिल, आओ जरा यार, कुछ लोग जो है शाम को जंगल में गायब हो गए हैं, चलो देख कर आते हैं। अरविंद और साहिल दोनों ही अपनी जीप में बैठे और साहिल ड्राइव कर रहा था और अरविंद अपने फोन कॉल्स को चेक कर रहा था। काफी देर ड्राइविंग करने के बाद खुशीपुर वाले रास्ते से होकर वह दोनों जंगल के पास पहुंचे। वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े थे और एक औरत जो थी वो अपनी छाती पीट रही थी। उस औरत ने कहा, बाऊजी, 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 बाऊजी देखिए ना, मेरे वो गए थे शाम को लकड़ियां लाने के लिए, लेकिन वापस नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें कुछ हो ना गया हो, मेरी तो आत्मा ही निकली जा रही है। तभी वहां पर एक और औरत भागती हुई आई और उसने भी यही बात कही, साहब जी, साहब जी, आप जल्दी जाइए ना इस जंगल में, आप जल्दी जाइए ना। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी भी थे। साहब, देख रहे हैं इन दोनों की हालत कितनी ज्यादा बुरी हो गई है, दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। शाम से इन्होंने ना ही पानी पिया ना ही कुछ खाया, दोनों बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब पूरी रात इंतजार करने पर भी भोला और जितेंद्र नहीं आए, तब हम पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने आपको कॉल किया। कुछ करिए, कुछ करिए। सिर्फ वही थे जो अपने परिवार को पाल रहे थे, अगर वो उन्हें कुछ हो जाएगा तो इनका क्या होगा? जब अरविंद ने यह बात सुनी तब उसे भी बहुत ज्यादा परेशानी हो गई और वो टेंशन में आ गया। अरविंद ने कहा, आप 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 सभी शांत हो जाइए, मैं यहां पर आ गया हूं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप बस इन्हें ले जाइए और इन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए, ऐसी कमजोरी से इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। आप सभी को शांति से काम लेना है। मैं और हमारे साथी साहिल, हम दोनों जा रहे हैं। आप किसी भी तरह की कोई भी चिंता मत करिए, हम उन दोनों को ढूंढ लेंगे। उसके बाद ये बात कहकर अरविंद और साहिल दोनों उस जंगल के अंदर अपनी जीप ड्राइव करते हुए घुस गए। अरविंद ने कहा, अरे साहिल, बहुत सीरियस केस लग रहा है यार, दोनों औरतों की हालत देखी? साहिल ने कहा, हाँ सर,
दोनों ही बेचारी एकदम पागल सी हो गई थी। खैर, हमें कहाँ चलना चाहिए? अरविंद ने कहा। सुनने में आया है कि वो दोनों लकड़ी काट रहे थे, तो मेरे ख्याल से तो सारे लकड़ी वहीं कटती हैं उस इलाके में, तो वहाँ चलते हैं। उसके बाद जीप जो थी वो चल रही थी और साहिल ड्राइव कर रहा था। अरविंद भी अपने फ़ोन कॉल चेक कर रहा था। तभी अचानक से उनकी जो जीप की स्पीड थी वो स्लो होने लगी और कुछ जीप के टायर में अटकने लगा। अरविंद ने कहा, क्या हो गया जीप को? ये कैसे अटक रही है? रुक जरा, रुक, जीप को रोक। साहिल ने जीप को रोका और साहिल तुरंत बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसकी आंखें फुटबॉल जैसी बड़ी हो गई और उसकी जो सांसें थी वो मानो रुक गई। अरविंद ने कहा, अरे यार, क्या फंस गया टायर में? उसके बाद अरविंद और साहिल दोनों ने देखा जीप के पिछले टायर में एक इंसानी कटा हुआ हाथ फंसा हुआ था और उस कटे हुए हाथ का कचुम्बड़ बन गया था, जिसके कारण जीप जो थी वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी। अरविंद ने कहा, ओ माय गॉड, ढूंढ 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 ढूंढ, तुरंत ढूंढ। साहिल और अरविंद दोनों ही अपनी राइफल गन लेकर इधर उधर जंगल में भागने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भोला और जितेंद्र दोनों यही कहीं हैं। साहिल और अरविंद बहुत ही तेज अलग अलग डायरेक्शन में राइफल गन लेकर भाग रहे थे। तभी साहिल ने आवाज लगाई, सर, सर इधर आइए। अरविंद तुरंत भागता हुआ गया जहां से साहिल की आवाज आई थी। अरविंद ठीक वहीं पर पहुंचा और उसके बाद अरविंद और साहिल ने जो कुछ भी देखा, वो देखने के बाद वो खुद को उल्टी करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने देखा कि अरविंद और भोला की कटी फटी लाश अलग अलग जगह पर फैली हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को किसी ने चीर फाड़ कर खा लिया हो। उनका जो शरीर था वो अंदर से खोखला हो गया था। अंदर मौजूद जितना भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब गायब था और बाहर सिर्फ ढांचा ढांचा पड़ा हुआ था। भोला का पैर किसी और डायरेक्शन में, जितेंद्र का पैर किसी और डायरेक्शन में। ये देखकर अरविंद और साहिल दोनों उल्टी करने लगे और उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद जितेंद्र और भोला की लाश को जैसे तैसे गांव वालों तक पहुंचाया गया। जैसे ही उनकी लाश खुशीपुर पहुंची तो पूरे खुशीपुर में लोगों की रोने की और चिल्लाने की आवाज जो थी वो गूंज पड़ी। अरविंद ने अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया। सामने से आवाज आई, हेलो, हाँ जी अरविंद जी, क्या अपडेट है? अरविंद ने जवाब दिया, बहुत बुरी अपडेट है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए खुशीपुर में, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ ही देर में उस एरिया का जो इंस्पेक्टर था वो आया। उसके साथ भी 2-4 पुलिस वाले थे। उस इंस्पेक्टर ने कहा, अरे यार, ये कैसे हो गया? अरविंद जी, ये सब मैं क्या देख रहा हूं? अरविंद ने कहा, लगता है किसी जंगली जानवर ने इनका शिकार कर लिया। वहां पर कोई बाघ वगैरह होगा जिसने ये हाल किया है, बाघ वगैरह, और मुझे तो यही लगता है। उसके बाद उस इंस्पेक्टर ने कहा, बाघ बाघ तो इस जंगल में है ही नहीं ना? अरविंद जी, जहां तक मुझे पता है इस जंगल में बाघ नहीं है, बस छोटे मोटे जानवर ही हैं, और जो भी हैं वो ऐसा किसी को नहीं मार सकते। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चेक करिए आपके जंगल में हो क्या रहा है। ये मौत तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जानवर के द्वारा दी गई है। देखिए तो सही, पूरा साबुत खा लिया गया है। ऐसा तो बाघ भी नहीं मारता।
मैं तो देख ही नहीं पा रहा, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। पूरे गांव में चिल्लाने की आवाज, और जितेंद्र और भोला की पत्नियां जो थीं, उन दोनों की तो एकदम आत्मा ही मर गई थी। गांव वालों का शोक जो था वो ना ही अरविंद देख पा रहा था, ना ही उस एरिया का इंस्पेक्टर। उस एरिया के इंस्पेक्टर ने सारा जो मामला था वो अरविंद को हैंड ओवर कर दिया और वहां से चला गया। अब सारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो अब अरविंद को ही करनी थी, क्योंकि वही फॉरेस्ट ऑफिसर था और जंगल की सारी जिम्मेदारियां उसी की थी। अरविंद वापस अपने डिपार्टमेंट में साहिल के साथ आ गया और वह यही सोच रहा था कि आखिर ये दोनों हत्याएं जो हैं वो कैसे हुई। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन अरविंद अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकला। कुछ दिनों बाद शाम के 5 बजे खुशीपुर गांव का मुखिया का बेटा आकाश जंगल के बाहर खड़ा था और उसके कुछ साथी भी वहीं पर थे। आकाश ने कहा, हे, आवाज मत करना, चुपचाप जंगल के अंदर हल जाओ, चुपचाप चुपचाप निकलो निकलो, हाँ हाँ हाँ। आकाश ये बोल ही रहा था, तभी उसके साथी जंगल के अंदर घुस गए। जंगल के काफी अंदर घुसने के बाद अभय ने अपनी पॉकेट से शराब की बोतल निकाली और अभय ने कहा, आज तो मजा आ जाएगा, तू अपना सामान लाया? राजन ने तुरंत कहा, हाँ मैं अपना सामान ले आया हूं, ये मुर्गा है और ये प्याज वगैरह और बाकी मसाला वगैरह, बहुत अच्छा बनेगा। आकाश ने कहा, चलो सारा सामान का तो बंदोबस्त हो ही गया, मैं भी एक बोतल ले आया हूं, आज तो मजा आ जाएगा, लेकिन हाँ अंधेरा होने से पहले यहां से निकलता है, ठीक है? वह तीनों जंगल के अंदर जा रहे थे, तभी अभय ने कहा, अरे यार, कुछ दिनों पहले वो भोला और जितेंद्र मर गए थे ना, क्या हमें जाना चाहिए? राजन ने कहा, हाँ यार, कह तो तू सही रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। उसके बाद आकाश ने कहा, मर गए तो तुम मर गए थे, कितने लोग रोज मरते हैं, हाँ? तो क्या हम जीना छोड़ दे? बोलो, घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाए, बोलो बोलो ना, हाँ? उसके बाद अभय ने कहा, हाँ यार सही कह रहा है, आकाश सही कह रहा है, रोज न जाने कितने लोग मर जाते हैं, तो हम अपना जीना नहीं छोड़ सकते, चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा। राजन ने कहा, अरे यार मुझे तो डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए, वैसे ही पीते पीते शाम हो जाएगी और अंधेरा भी हो जाएगा, चलना चाहिए वापस। अभय ने कहा, देख तुझे डर लग रहा है ना, तो भाग जा यहां से, समझा? हम लोग मिलते ही कितना है, हाँ? मैं परदेश कमा रहा हूं, तू परदेश कमा रहा है, और ये इसका बाप तो सरपंच है, इसे तो कोई पैसों की चिंता है ही नहीं, ये तो यहां मौज कर रहा है, लेकिन फिर भी जब भी हम तीनों मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो खास होना चाहिए ना, हाँ? वरना फिर वहीं जाकर परदेश में मजदूरी करनी है, वैसी जिंदगी मुझे बड़ी नफरत होती है, और जब गांव और कुछ मौज मस्ती करने के लिए निकलो तो तुझे डर लग रहा है, मैं मार दूंगा, चुपचाप चल। राजन ने कहा, ठीक है, तेरी बात भी ठीक है, हम मिलते बहुत कम हैं, तो मौज मस्ती तो करनी ही चाहिए। और यही बात करते हुए वह तीनों, आकाश, राजन और अभय, तीनों जंगल के बहुत अंदर घुस गए, और वहां पर उन्होंने जब एक सुनसान जगह देखी जहां किसी के भी कोई आने का सवाल नहीं था, तब वह तीनों वहीं पर बैठ गए। अभय ने कहा, भाई सामान तो पूरा रेडी है, बोतलें यहाँ रख दे, और हाँ मुर्गा वगैरह तू सब यहाँ रख दे, ठीक है? अभी अब क्या करना है, हाँ लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग लगाते हैं, और पकाएंगे किसमें? राजन ने कहा, उसकी चिंता क्यों कर रहा है, मैं बर्तन भी लाया हूं, मैंने चुपचाप घर के बर्तनों में से निकाल लिया, मम्मी को पता ही नहीं चला। राजन ने थैले में से सारा सामान निकाला, उसमें लगभग सारा ही सामान था बनाने के लिए, बर्तन, मुर्गा, मसाले और सब्जियां। और अभय ने भी अपनी बोतल निकालकर सामने रख दी, आकाश ने भी निकालकर सामने रख दी, और वह तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे
उन तीनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। देखते ही देखते हवाएं जो थी वो तेज़ चलने लगी और अभय ने कहा, वाह क्या मौसम है, मज़ा आ रहा है, अब बस लकड़ियाँ जलाते हैं। उन तीनों ने अलग अलग जगहों से लकड़ियाँ इकट्ठी करी और लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने उस लकड़ी में आग लगाई। राजन ने बर्तन चढ़ाया और मुर्गा बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे शुरू कर दिया। अभय की नज़र बोतल पर ही अटकी हुई थी और अभय ने कहा, मैं क्या कहता हूं, जब तक मुर्गा बन रहा है तब तक थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर देते हैं, हाँ, उसके बाद पूरा लेना शुरू कर देंगे जब मुर्गा बन जाएगा। राजन ने कहा, हाँ हाँ, मेरा भी गला सूख रहा है। आकाश ने कहा, तुम दोनों को कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या एतराज है। अभय और आकाश ने दोनों ने बोतल खोली और प्लास्टिक के ग्लास निकाले और उसमें अपना कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुर्गा भी पक गया। जैसे जैसे वो ड्रिंक कर रहे थे वैसे वैसे काफी ज्यादा नशा उनको चढ़ रहा था। मौज मस्ती करते हुए अपना प्रोग्राम वह तीनों एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से ही वहां पर किसी के गुर्राने की आवाज अभय को सुनाई दी और अभय ने कहा, अरे ये गुर्राने की आवाज कहाँ से आ रही है? अभी मैंने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। राजन तू था क्या? राजन ने कहा, मैं पागल हूं क्या, तेरे सामने बैठा हुआ हूं, कैसे गुर्राऊंगा, पागल कहीं का। उसके बाद आकाश ने कहा, गुर्राने की आवाज? गुर्राने की? कौन गुर्रा रहा है? कोई गुर्रा ही नहीं रहा। चल पी कर निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया। आज 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 मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा, बहुत ज़्यादा मारेगा। आज फिर मैं कसमें खाऊंगा झूठी कि पापा नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पीऊँगा। राजन और अभय ये सारी बातें सुनकर हंस रहे थे। अभय और राजन, आकाश तीनों दोनों बोतलें ख़त्म करने के बाद लड़खड़ाते हुए उठे और उन्होंने बाकी का जो सामान था उसे थैले में डाला और वहाँ से निकलने लगे। जब वह तीनों वहाँ से जा रहे थे तभी उन्होंने अपने सामने एक 8 फीट का लंबा चौड़ा भेड़िया मानव खड़ा देखा। वो भेड़िया मानव उन तीनों को ही देखकर गुर्रा रहा था और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। ये देखकर उन तीनों का जो नशा था वो 50% तक कम हो गया। उनकी आंखें जो अभी शराब के नशे की वजह से खुल नहीं रही थी वो ऐसे खुल गई जैसे उन्होंने कभी शराब पी ही ना हो। उसके बाद वह तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि आखिर ये हमारे सामने कौन खड़ा है। आकाश ने कहा, ये क्या है, क्या है ये, क्या, भागो भागो। उसके बाद वह तीनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे। आकाश और राजन दोनों वहां से काफी तेजी से भागे, लेकिन अभय जो था उसे नशा बहुत ज्यादा हो रखा था जिसके कारण वह भाग नहीं पाया और उसके पैर जो थे वो लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर गया। वह नशे में कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। बार बार राजन और आकाश ने अभय से कहा, अबे भाग, अबे भाग उठ, अबे भाग, अबे भाग, अरे वो आ जाएगा, अबे भाग। और तभी वह जो भेड़िया मानव था वो चलता हुआ आया और उसने अभय की गर्दन पर अपना पैर रखा और वह उसकी गर्दन पर चढ़ गया जिसके कारण अभय की जो गर्दन थी वो जमीन में धंस गई और गर्दन टूटने से अभय की मौत हो गई। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने अभय की जो लाश थी उसे उठाया और उसे 2 हिस्सों में फाड़ कर रख दिया जिसके कारण उसका दिल, गुर्दा सब कुछ जमीन पर आ गिरा और वह भेड़िया मानव उन सभी चीजों को खाने लगा। ये देखकर राजन और आकाश
दोनों ने अपने पैंट में पेशाब कर दिया और राजन ने अपना सामान फेंककर तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। खुशीपुर गांव। उसी शाम प्रताप हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आया ही था और खाना वहां पर निकला हुआ था। प्रताप ने कहा, वो कहाँ गया? आकाश वो खाना नहीं खाएगा? तभी प्रताप की धर्मपत्नी ने कहा, जी वो अभी तक आया नहीं है, उसका पता लगाइए, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसके बाद प्रताप ने कहा, मुझे तो इसके चक्कर में पता नहीं क्या क्या दिन देखना पड़ेगा, इतनी रात को कौन बाहर रहता है? ये कहकर प्रताप ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फोन निकाला। उसने तुरंत आकाश के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसे एक ही आवाज सुनाई दी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। 2-3 बार प्रताप ने फोन मिलाया, लेकिन आकाश का कॉल नहीं लगा। उसके बाद प्रताप ने कहा, पता नहीं कहाँ चला गया मूर्ख, पक्का उन्हीं गांव के छिछोरों के साथ इधर उधर मर रहा होगा। उसकी तो खैर नहीं आज। उसके बाद प्रताप की जो धर्मपत्नी थी उसने कहा, जो मर्जी करिएगा, लेकिन पहले उसे ढूंढिए तो सही, मुझे उसकी चिंता खाई जा रही है। प्रताप तुरंत अपने घर से बाहर निकला और अपनी फटफटिया पे बैठकर पूरे खुशीपुर गांव के चौराहे पर आकर चिल्लाने लगा, अरे कहाँ है? ओह राजन के बापा, ओह कहाँ हो तुम लोग? अभय के बाप बाहर निकल। उसके बाद अभय के पिता और राजन के पिता दोनों अपने अपने घर से बाहर निकले। गांव वाले इकट्ठे हो गए। प्रताप ने कहा, अरे कहां पर है आकाश, कुछ अता पता है? उसके बाद राजन के पिता ने कहा, आकाश कहाँ है हमें क्या पता होगा, हमारा राजन तो अभी तक घर नहीं आया। उसके बाद अभय के पिता ने कहा, क्या आकाश और राजन अभी तक अपने घर नहीं आए? अरे अभी भी अपने घर नहीं आया, कहाँ गए वो तीनों? वो तीनों तो पक्के दोस्त थे, जहां जाते थे साथ जाते थे और साथ गायब भी हो गए। ये तो बहुत चिंता वाली बात है। प्रताप बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसने कहा, अरे यार मुझे टेंशन हो रही है, चलो 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 पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस स्टेशन चलो। पहले ही उस गांव में जितेंद्र और भोला की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब जवान लड़के गायब हो गए थे, तो अब उनकी जो फिक्र थी वह पूरे गांव को परेशान कर रही थी। पुलिस स्टेशन का रास्ता भी उस जंगल के बगल से होकर जाता था। इसी कारणवश आकाश के पिता प्रताप, राजन के पिता और अभय के पिता और बाकी के भी कुछ गांव वाले उसी रास्ते से होकर पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे थे। तभी उन सभी ने जंगल के अंदर से राजन और आकाश के चिल्लाने की आवाज सुनी। यह आवाज सुनकर प्रताप ने कहा, बेटा, और ये कहकर प्रताप जो था वो बिना कुछ सोचे समझे ही जंगल के अंदर भाग गया और राजन और अभय के पिता भी जंगल के अंदर भाग गए। गांव के कुछ लोग जो थे पीछे पीछे वो भी लाठी लेकर जंगल के अंदर भागे। जब सभी लोग गांव वाले उस जंगल के अंदर पागलों की तरह भाग रहे थे, तब आकाश और राजन की आवाज का पीछा करते करते वह दोनों उन दोनों के पास पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबकी रूह जो थी वो कांप गई। उन्होंने देखा कि राजन को और आकाश को उस लंबे चौड़े भेड़िया मानव ने चीर फाड़ दिया है और वह आकाश की जो शरीर थी मरी हुई उसके अंदर अपना जबड़ा डालकर उसके अंदर के अंग खा रहा था। वो जो भेड़िया मानव था उसने उन सभी गांव वालों पर हमला कर दिया। उसने उसी रात गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके अंदर अभय के पिता और राजन के पिता भी थे। आकाश के पिता भी
उसी घटना में अपनी जान गंवा दिए और बाकी के चंद ही लोग वहां से वापस भागकर जंगल से निकल पाए और बाकी के लोगों को वो भेड़िया मानव चीर फाड़ कर खा गया। सुबह सुबह का समय। अरविंद पुरानी घटना को भूल गया था और अपने टेबल पर बैठा हुआ था। अरविंद ने कहा, अरे साहिल, जरा एक चाय मंगवाना यार, सुबह सुबह चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। तभी अरविंद के टेबल पर रखा हुआ फोन जो था वो बजा और अरविंद ने फोन उठाया। हेलो, अरविंद स्पीकिंग। तभी सामने से आवाज आई, अरे तुझे ड्यूटी करनी है कि नहीं करनी है भाई? तू चाहता क्या है? तू पागल है क्या? और तभी अरविंद ने कहा, कौन है बे? किसकी हिम्मत हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुझे पता है मैं कौन बोल रहा हूं? फॉरेस्ट ऑफिसर अरविंद, घर से उठवा लूंगा। और तभी सामने से आवाज आई, तेरे बस की कुछ नहीं है, समझा? फॉरेस्ट ऑफिसर नाम पर तो फ्री की तनख्वाह खा रहा है बस। तुझे पता भी है मैं कौन बोल रहा हूं? इंस्पेक्टर बोल रहा हूं खुशीपुर थाने का। हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना जंगल में कुछ गड़बड़ है, उसकी देख रेख कर। तूने क्या किया? पता भी है तुझे कल रात क्या हो गया? हाँ, खुशीपुर गांव का सरपंच और भी 10 से 15 लोग उस जंगल में जाके मारे गए और साथ ही साथ 3 नौजवान लड़के भी थे, वो भी मारे गए। और तू हाथ पे हाथ रख के क्या कर रहा है तू वहां पर? अरविंद ने कहा, अरे आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे आप शांत हो जाइए। अरे मिलके बात करते ना, कब हुआ ये सब और कैसे हुआ? और तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, शांत होकर बात करूं? शांत होकर बात करूं? मेरे इलाके के इतने लोग मर गए तेरे जंगल में जाकर, मैं शांत होकर बात करूं? बिल्कुल नहीं। अब ये बात ऊपर तक जाएगी, मैं अपने सीनियर अधिकारी को बताऊंगा ये सब। उसके बाद तेरी क्या दशा होती है ना वो खुद ही जान लेना। उसके बाद उस इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया और अरविंद के माथे पर पसीना आ गया। तभी साहिल जो था वो चाय लेकर आया और उसने कहा, सर चाय। और उस चाय पर साहिल ने हाथ मारते हुए कहा, हटा यार, पता नहीं कौन सी नौकरी में फंस गया हूं। चल जरा खुशीपुर वापस, जंगल में फिर कुछ कांड हो गया। साहिल और अरविंद दोनों डिपार्टमेंट से बाहर निकले और जीप के अंदर बैठ गए। साहिल हमेशा की तरह ड्राइव करने लगा और अरविंद अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। साहिल ने पूछा, क्या हुआ सर? आप बड़े परेशान लग रहे, मैंने आपको इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। अरविंद ने कहा, अरे क्या बताऊं यार, अभी कुछ दिन पहले जिस जंगल में वो 2 आदमी मरे थे ना लकड़ी काटने वाले, अब 15 से 20 लोग मर गए हैं। साहिल ने कहा, क्या 15 से 20 लोग मर गए हमारे जंगल में? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद अरविंद ने कहा, ये तो जंगल में जाकर ही पता चलेगा। और सबसे पहले खुशीपुर गांव ले यार, पता नहीं वहां के लोग हमारा कैसा स्वागत करेंगे। अरविंद की जीप खुशीपुर पहुंची। जैसे ही खुशीपुर की सीमा के अंदर अरविंद की जीप पहुंची तो अरविंद को और साहिल को, दोनों को वहां पर चीख पुकार सुनाई देने लगी। साफ पता चल रहा था कि गांव में मातम पसरा हुआ है। जैसे ही जीप गांव के अंदर पहुंची तो वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। लोग रो रो कर पागल हो गए थे। काफी लोगों ने अपने घर के आदमियों को खो दिया था और उनके घर अब उजड़ गए थे। अब वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं था। अरविंद जैसे ही जीप लेकर आया तो उसकी जीप को गांव वालों ने घेर लिया और हर किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। अरविंद जैसे तैसे बाहर निकला। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अब क्यों आए हो यहां पर? अब क्यों आए हो? बताओ, कुछ ही दिनों पहले जब भोला और जितेंद्र मरे थे तब भी तुमने कहा था कि तुम इस जंगल में जाकर देखोगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। और आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कितने परिवार उजड़ गए। अब क्या करने आए हो यहां पर? बताओ बताओ।
अरविंद के पास कोई जवाब नहीं था। अरविंद ने कहा, देखिए, जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे इस घटना के बारे में जानकर, लेकिन आप चिंता मत करिए। बस आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। मैं उस जो कुछ भी है वो उसे लेकर आपके पैरों में गिरा दूंगा। उसे पैरों में गिरा दूंगा आपके। बस आप मुझे एक मौका दीजिए। आप में से कोई ऐसा है जिसने उस जंगल में देखा हो कि आखिर क्या हुआ था? तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पीछे की ओर देखा तो पीछे एक पेड़ के नीचे एक आदमी गुमसुम बैठा हुआ था। उस आदमी की तरफ उंगली करते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये ही है जो वहां से जिंदा बचा। और भी काफी लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन वो सभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। यही थोड़ा बहुत बोल रहा है। अगर आप इससे बात करना चाहते हैं तो देख लीजिए, बात करके कुछ निकलता है क्या नहीं। अरविंद उस आदमी के पास गया जो उस पेड़ के नीचे गुमसुम बैठा हुआ था। अरविंद ने कहा, जरा सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। जरा आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? उस गुमसुम बैठे हुए व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस एक ही जगह टक लगाकर देखता रहा। अरविंद ने फिर पूछा, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। क्या आप मुझे कुछ बताएंगे कि आखिर जंगल में क्या हुआ था? आप उन सभी के साथ गए थे ना जंगल में? क्या हुआ था वहां? किसने किया ये सब? और जैसे ही उस गुमसुम बैठे हुए आदमी ने ये बात सुनी, तब उसने अरविंद की तरफ देखा और उसके चेहरे पर अचानक से ही घबराहट आ गई। उस गुमसुम बैठे हुए आदमी ने कहा, वो रात को वो राक्षस था। वो राक्षस बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा, वो भेड़िया मानव था, भेड़िया मानव। उसने देखते ही देखते मेरे सामने मेरे गांव के कितने लोगों को जान से मार दिया। राक्षस था वो, राक्षस। और ये बोलते बोलते वह आदमी जो था वो बेहोश हो गया। उसके घर वालों ने उसे संभाला। अब अरविंद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो कुछ भी कह रहा है क्या वो सच है या फिर नहीं। भेड़िया मानव सच में हो सकता है? क्या भेड़िया मानव जैसी कोई चीज होती भी है? क्या इस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? कैसे हो सकता है ये सब? कई सारे सवाल अरविंद को परेशान कर रहे थे। अरविंद चलता हुआ आया और उसने कहा, साहिल, तैयारी करो। रात को हम यहां पर आएंगे और इस जंगल में देखेंगे कि आखिर कौन है जिसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है। उसके बाद साहिल और अरविंद अपनी जीप में बैठे और वहां से निकल ही रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, साहब, आप ऐसे निकल कैसे रहे हैं? हाँ, आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आपने हमारे इतने लोगों को तो मरवा दिया। कम से कम उनकी लाशें तो जंगल से ले आइए। इतना तो आप कर सकते हैं, या फिर उनकी लाशों को चील कौए नोच नोच के खा जाए, ये चाहते हैं आप? ये बात सुनकर अरविंद का जो सर था वो शर्मिंदगी से झुक गया और अरविंद ने सर से इशारा करते हुए साहिल से कहा, चलो जंगल में चलो। उसके बाद साहिल ने जंगल के अंदर अपनी जीप जो थी उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। जंगल के काफी अंदर तक वह जीप के साथ चलते रहे। तभी बीच रास्ते में उन्होंने लाशों का ढेर देखा। जैसे ही उन्होंने लाशों का ढेर देखा तो लाशों की बात से उन दोनों का मन जो था वो एकदम घबरा गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाश के टुकड़े और उन पर भिनभिनाती हुई मक्खियां ही नजर आ रही थी। अरविंद जैसे ही बाहर निकला तो उसकी आंखों में अजीब सी शर्म और आंसू आ गए और जैसे तैसे बहुत मुश्किल से
और जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने उन सभी लाशों को गांव वालों तक पहुंचाया और वहां से अपने डिपार्टमेंट की ओर चले गए। जब वे डिपार्टमेंट में पहुंचे और वो कुर्सी पर बैठे ही थे, तभी फिर से अरविंद के टेबल पर रखा हुआ फोन बजा। जब वे डिपार्टमेंट में पहुंचे, अरविंद अपनी कुर्सी पर बैठा ही था, तभी टेबल पर रखा हुआ फोन जो था वो बज गया। अरविंद ने तुरंत फोन उठाया और सामने से जो आवाज आई उसे सुनकर अरविंद की टांगें कांपने लगी। सामने से आवाज आई, हेलो, मैं बात कर रहा हूं, पहचान ही गए होगे। क्या हो रहा तुम्हारे इलाके में? हाँ, तुम्हारे इलाके के गांव में इतने सारे लोग मर गए, इतना बड़ा हंगामा हो गया, तुम्हें पता है ना, इन सब चीजों की कीमत हमें चुनाव में भुगतनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन लो और गांव वालों के दिल पर मरहम लगाओ। अगर गांव वाले शांत नहीं हुए तो अपनी नौकरी खत्म समझना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उसके बाद फोन रख दिया गया। अरविंद कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि घबराहट से उसकी टांगें जो थी वो कांपने लगी थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का कॉल आया था। अरविंद अब ऊपर से नीचे तक कांप गया था। उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। अगर वो कुछ नहीं करता तो उसकी नौकरी जानी पक्की थी। उसके बाद शाम हो गई। अरविंद ने साहिल से कहा, अपनी राइफल गन तैयार रखो और 2-3 साथियों को और ले लो, हमें वहां पर जाना है उस जंगल के अंदर और देखना है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रात होते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाहर 3 जीप खड़ी थी। एक जीप के अंदर अरविंद, साहिल, माधव, ये तीनों फॉरेस्ट ऑफिसर बैठे हुए थे और बाकी की 2 जीप में भी फॉरेस्ट ऑफिसर बैठे हुए थे। सबकी हाथों में राइफल थी और वो तीनों जीप जंगल के लिए रवाना हो गई। खुशीपुर वाले रास्ते से होकर वो तीनों जीपें बिना रुके उस जंगल के अंदर घुस गई और अब साहिल जो था वो आर पार की जंग चाहता था। ये जो कुछ भी जिसने भी किया था वह उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। जब वह तीनों जीपें जंगल के अंदर पहुंच गई तो सबसे अंदर जाकर जहां से लाशें बरामद हुई थी वहीं पर जीप को रोक दिया गया। तीनों जीप वहीं पर रुकी और अरविंद नीचे उतरा। साहिल भी अपनी गन लेकर नीचे उतरा, माधव भी अपनी गन लेकर नीचे उतरा और बाकी के जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे सब अपनी अपनी गन लेकर नीचे उतरे। अरविंद ने कहा, 2-2 की टीम बनाकर जाओ, साहिल मेरे साथ रहेगा, माधव तुम इसके साथ टीम बना लो और हाँ तुम भी आपस में टीम बनाकर इधर उधर जाओ। अगर कुछ भी गड़बड़ नजर आए तुरंत मुझे कम्युनिकेशन डिवाइस से इंफॉर्मेशन देना, ठीक है? और बिना कुछ सोचे समझे खतरा दिखते ही फायर कर देना, ये मत सोचना क्या होगा क्या नहीं, ठीक है? उसके बाद 2-2 की टीम बनाकर वो फॉरेस्ट ऑफिसर अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अरविंद और साहिल भी वहीं पर खड़े थे और वह वहीं आसपास इन्वेस्टिगेशन करने लगे। तभी अचानक से ही उन्होंने जमीन पर किसी का कटा हुआ कान देखा और उस कटे हुए कान को देखकर अरविंद काफी ज्यादा घबरा गया कि आखिर ये कान किसका है। अरविंद नीचे उठकर बैठा और उसने उस कान को घूर करते हुए देखना शुरू कर दिया। तभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर माधव की चिल्लाने की आवाज आई और जैसे ही सभी फॉरेस्ट ऑफिसर उस डायरेक्शन में भागे तो वहां जो कुछ भी था वो सब कुछ देखकर सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स की पैंट जो थी वो गीली हो गई। उन्होंने देखा कि माधव जो था वो एक बहुत ही बड़े भेड़िया मानव के शिकंजे में फंसा हुआ था। उस भेड़िया मानव ने उस माधव को अपने जबड़ों में फंसा कर रखा हुआ था और माधव दर्द से चिल्ला रहा था। अरविंद ने कहा, फायर करो! और उसके बाद साहिल और बाकी के सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उस भेड़िया मानव पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन उस भेड़िया मानव ने उस माधव को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया और उसे अपने सामने ढाल बनाकर रख दिया, जिसके कारण वो जो राइफल से निकली हुई गन की गोलियां थी वो सारी गोलियां उस माधव के शरीर में जा घुसी और माधव की
मौत हो गई। माधव की मौत होते ही उस भेड़िया मानव ने माधव की लाश को अरविंद के ऊपर हथियार बनाकर फेंका, जिसके कारण अरविंद जो था उसे अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए और उस भेड़िया मानव के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से फायरिंग करने लगे, लेकिन वो भेड़िया मानव कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था। गोलियां तो चल रही थी, उसे गोलियां लग भी रही थी, लेकिन उसके ऊपर गोलियों का कुछ खास असर था नहीं। उन गोलियों की वजह से उस भेड़िया मानव को आखिर में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा और उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। उसने उन सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को देखकर एक बहुत ही डरावनी और भयानक दहाड़ मारी, जिसके कारण उस दहाड़ से ही बाकी के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे वो हवा से काफी पीछे हो गए और अब उन्हें पता चल गया था कि वो भेड़िया मानव सबको मारने वाला है। तभी कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे वो अपनी बंदूक छोड़कर ही वहां से भागने लगे और यही तो वो भेड़िया मानव चाहता था। जैसे ही वो सभी वहां से भागे तो अरविंद और साहिल ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और माधव तो पहले ही मारा जा चुका था। अरविंद और साहिल ने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो सभी रुके नहीं और उस भेड़िया मानव ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर निहत्थे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और साहिल और अरविंद भी उनके पीछे पीछे लग गए ताकि वो उन्हें रोक पाएं और उस भेड़िया मानव को रोक पाएं। लेकिन तभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर अंधेरे में कहीं गायब हो गए और वो भेड़िया मानव भी कहीं गायब हो गया। अरविंद और साहिल बार बार आवाज लगाने लगे, डर कर मत भागो, मैंने कहा डर कर मत भागो, ये मेरा ऑर्डर है। अगर तुम डर कर भागोगे तो उसके लिए तुम्हें मारना और आसान हो जाएगा। कहाँ हो तुम? सामने से कोई जवाब नहीं आया और तभी उन दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जो भाग रहे थे उनके चिल्लाने की आवाज आई और जब वो भेड़िया मानव वहां पर वापस आया तो उसके मुंह पर और शरीर पर पूरा खून सना हुआ था और साथ ही साथ उसके हाथ में उन दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कटा हुआ सर और धड़ था। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने उन सभी लाशों को वहीं जमीन पर रखा और अपनी लपलपाती हुई जबान उस साहिल और अरविंद की तरफ बढ़ाई। अरविंद और साहिल भी बहुत ज्यादा डर गए और वो वहां से भागने लगे, लेकिन उनका मकसद वहां से डर का भागना नहीं था, बल्कि उस भेड़िया मानव को कैसे मारे इस रास्ते के बारे में सोचना था। जैसे जैसे वो वहां से भाग रहे थे तो उस भेड़िया मानव ने उन दोनों का पीछा नहीं किया। उसने उन दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर्स की लाश को खाना शुरू कर दिया। अरविंद और साहिल वहीं कोने में बैठ गए और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। साहिल ने कहा, अब हम क्या करेंगे सर? हमारी गोलियां भी खत्म होने वाली है। क्या हम भी मारे जाएंगे? अरविंद ने कहा, नहीं, हम नहीं मारे जाएंगे। हम उस भेड़िया मानव को मारेंगे। बस हमें एक सही रास्ता ढूंढना है। मैं जानता हूं कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है हमसे वो बहुत ज्यादा फुर्तीला है, हमसे बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसे भी मारने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तभी साहिल ने कहा, नहीं सर, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी गन की सारी गोलियां उस राक्षस पर चला दी और कई सारी गोलियां उस राक्षस को लगी, लेकिन उस राक्षस को कोई असर नहीं पड़ा। उसे हम नहीं मार पाएंगे सर, उसे हम नहीं मार पाएंगे, उसे हम नहीं मार पाएंगे सर। और ये कहकर साहिल ने अपनी गन वहीं फेंक दी और वहां से भागने लगा। अरविंद ने आवाज लगाते हुए कहा, साहिल नहीं, साहिल नहीं, लेकिन वो साहिल नहीं रुका। साहिल वहां से भाग गया और अरविंद अब वहां पर अकेला रह गया। अरविंद भी अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसके माधव और
बाकी के फॉरेस्ट ऑफिसर्स मारे गए थे और साहिल जो था, जो उसका सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी था, वो भी अपनी बंदूक छोड़कर कायरों की तरह भाग गया था। अब अरविंद उस हालात में क्या करता, उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। पहली बार जिंदगी में अरविंद को डर लग रहा था और रोना भी आ रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और दबी दबी आवाज में रोना शुरू कर दिया और उसके जो आंसू थे वो रुक ही नहीं रहे थे। तभी साहिल के चिल्लाने की आवाज आई और अरविंद ने देखा कि साहिल दूर से भागता हुआ आ रहा है और उसके पेट पर बहुत सारे पंजों के निशान हैं और उसकी पेट की जो अतड़ियाँ थी वो बाहर आ रही थी और साहिल ने अपनी पेट की अतड़ियों को अपने हाथों से नीचे गिरने से रोका हुआ था। ये देखकर अरविंद तुरंत उठा और उसने अपनी राइफल जो थी उसे उठाया और वो साहिल की तरफ भागा ही था, लेकिन साहिल बीच रास्ते में ही गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद अरविंद ने जब पीछे देखा तो वो जो भेड़िया मानव था वो अपने सने हुए खून से हाथ लेकर अरविंद और साहिल की लाश की तरफ ही बढ़ रहा था। साहिल की लाश देखने के बाद अरविंद की हिम्मत जवाब दे गई थी। अब उसके पास लड़ने की इच्छा जो थी वो खत्म हो चुकी थी। उसे बस अपने परिवार के साथ बिताए हुए आखिरी पल याद आ रहे थे, क्योंकि वो समझ गया था कि वो भेड़िया मानव अब उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने आखिरी उम्मीद से वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन उस भेड़िया मानव ने कुछ ही सेकंड्स में अरविंद को पकड़ लिया और अरविंद का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। और उसके बाद अरविंद ने अपनी गन उठाकर जैसे तैसे उस भेड़िया मानव के सर पर मारी और वह भेड़िया मानव कुछ देर के लिए शांत हुआ। अरविंद जमीन पर गिर गया और उसने अपनी राइफल गन उठाकर जो बची कुची गोलियां थी वो उस भेड़िया मानव के शरीर में डाल दी और वह भेड़िया मानव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो वहां से भाग गया। अब उस भेड़िया मानव के पास खाने का बहुत सारा सामान हो गया था। उसने पहले ही कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मार दिया था और साहिल की लाश भी पड़ी हुई थी, इसलिए उसने अरविंद का पीछा करना ज़रूरी नहीं समझा और उसने वहां पर मौजूद सभी लाशों को इकट्ठा करके एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना शुरू कर दिया। वह भेड़िया मानव अपना मज़े से कभी किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का हाथ उखाड़ कर खाता, कभी किसी का पैर उखाड़ कर खाता और कभी किसी किसी को तो साबुत ही चबाने लगता और ये सब करने में उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। तभी अचानक से उसने अपने पास किसी रोशनी को आते हुए देखा और उसने सामने देखा तो एक जीप जो थी वो फुल स्पीड में उसकी तरफ आ रही थी और वो भेड़िया मानव कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस जीप ने उस भेड़िया मानव को एक जोरदार टक्कर मारी और उस टक्कर से वो भेड़िया मानव जो था वो थोड़ी दूर जाकर गिरा और वो जीप वहीं नहीं रुकी। उस जीप ने फिर से बैक गियर लिया और रिवर्स में जाकर फिर से उस भेड़िया मानव को टक्कर मारी। उस भेड़िया मानव ने देखा कि उस जीप के अंदर और कोई नहीं बल्कि अरविंद ही बैठा हुआ था और उसके सर पर खून जो था वो सवार था। 3-4 बार उस अरविंद ने जीप में बैठे बैठे उस भेड़िया मानव को टक्कर मारी और वो टक्कर बहुत ही ज़्यादा जोरदार थी। इतनी बार टक्कर मारने की वजह से उस जीप की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। सामने का जो शीशा था वह टूट गया था और गाड़ी पूरी आगे से खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था अरविंद ने उस जीप का इस्तेमाल करके उस भेड़िया मानव को कई बार टक्कर मारी और तभी उस जीप में से धुआं निकलने लगा। अरविंद तुरंत इस बात को समझ गया और जीप से निकलकर वहां से भागने लगा और उस भेड़िया मानव को लगा कि अभी भी अरविंद उस जीप के अंदर है और उसने
अरविंद के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने उस जीप को उठाना शुरू कर दिया और उसने उस पूरी जीप को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, जिसके कारण उस पूरी जीप में जो था वो ब्लास्ट हो गया। और वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा तगड़ा था जिसके कारण वहाँ पर मौजूद उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की लाशें और वह भेड़िया मानव खुद पूरा का पूरा झुलस गया। और अरविंद वहाँ से भाग ही रहा था, तभी उसने वहाँ पर एक कुल्हाड़ी को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा और अरविंद ने तुरंत उस कुल्हाड़ी को उठाया और उस भेड़िया मानव के ऊपर टूट पड़ा। अरविंद उस भेड़िया मानव के जिस भी शरीर के अंग पर कुल्हाड़ी मारता, वहाँ से खून की जो पिचकारी थी वो निकलने लगती और आग में झुलसने के कारण वह भेड़िया मानव कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उस अरविंद ने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार उस भेड़िया मानव पर किए, जिसके कारण उस भेड़िया मानव को वहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो भेड़िया मानव जैसे तैसे दर्द से चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया और अरविंद जो था वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह सुबह अरविंद को होश आया। उसने आसपास गांव वालों को देखा। गांव वाले उसे उठा रहे थे और हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। हॉस्पिटल जब अरविंद पहुंचा तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान था और तुरंत अरविंद का इलाज जो था वो शुरू कर दिया गया। अरविंद जिंदा तो बच गया था, लेकिन जो कुछ भी उसने देखा था, सहा था और किया था, वह उसके दिमाग में गहरी छाप छोड़ गया था, जो कभी इस जन्म में तो नहीं छूटने वाला था। अरविंद जैसे तैसे उस चीज़ों से बाहर निकला और वापस उसने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया। उसके बाद उस भेड़िया मानव का कुछ पता नहीं चला। काफ़ी लोग कहते हैं कि उस भेड़िया मानव की मौत हो गई और काफ़ी लोग कहते हैं कि वह भेड़िया मानव कहीं और चला गया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आवाज़ कैसी लगी ये भी बताइएगा। आपको और कौन से टॉपिक पर हॉरर स्टोरी सुननी है ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।